हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 9 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लेक्चर नंबर 9 भारत के प्राचीन इतिहास में, जहां हमने लेक्चर नंबर 8 को छोड़ा। नियोलिथिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद, नियोलिथिक एज की साइट्स देखने के बाद, नियोलिथिक एज में जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, नियोलिथिक एज में जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुआ, उसको आगे बढ़ाया चालकोलिथिक एज ने। चालकोलिथिक एज में स्टोन और कॉपर टूल्स ज्यादा यूज में आए और जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ नियोलिथिक एज में, उसको और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मतलब एनिमल हस्बेंड्री को और ज्यादा प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाया चालकोलिथिक एज लोगों ने। अब जैसा मैंने पिछले लेक्चर में कहा कि चालकोलिथिक एज, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो सोशल सिस्टम हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे बेसिकली आर्किटेक्चर हो, ये सारे ऐसे कंड्यूसिव एलिमेंट्स चालकोलिथिक एज ने प्रोवाइड किए। ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बेसिकली प्रोवाइड किया कि जो पहली सिविलाइजेशन है हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका जन्म हो सके, उसका राइज हो सके। और एक माइंड ट्विस्टर आपके लिए लेक्चर की शुरुआत में ही, हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग कब से कब तक फ्लरिश की या कब से कब तक एग्जिस्ट की दोस्तों। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो फाइनल लेटेस्ट बेसिकली अग्रीमेंट है वो है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग 2600 बीसीई से 1900 बीसीई तक लगातार एग्जिस्ट करती रही और 1900 बीसीई के बाद हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन देखना शुरू किया। आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, which is dedicated to the Harappan civilization, the Indus Valley civilization, ये लेक्चर मेनली बेसिकली लिया गया है ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया बाय उपेंद्र सिंह। इसका जो फॉर्मेट होगा, सबसे पहले तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो डिस्कवरी हुई हड़प्पन और मोहनजोदारो, दोनों की डिस्कवरी से पहले ऐसे क्या क्या इवेंट्स रहे कि इतनी मैसिव डिस्कवरी फाइनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंशिएंट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से की जा सकी। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो एंशिएंट हड़प्पन सिविलाइजेशन है या हमारी पहली सिविलाइजेशन है, इसका बाकी सिविलाइजेशन के साथ किस तरह का कनेक्शन हो सकता है, किस तरह की बेसिकली सिमिलैरिटीज देखी गई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में, उन साइट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, साथ ही साथ वहां की पॉटरी कैसी है, वहां के हाउसेस कैसे हैं, किस टाइप का कल्चर हो सकता है, क्या वो बेसिकली कल्टीवेट करते थे, क्या प्रोड्यूस करते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद हम मूव करेंगे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके जो सेटलमेंट्स हैं उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि किस टाइप की सिटीज प्लान थी, किस टाइप के हाउसेस बिल्ड थे, किस टाइप की ग्रेनरीज थी, किस टाइप का डॉकयार्ड था लोथल का, किस टाइप के पॉन्ड्स थे, किस टाइप का एग्रीकल्चर सिस्टम था, किस टाइप का वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम था, किस टाइप की सील्स थी, किस टाइप की ज्वेलरी थी, किस टाइप की पॉटरी थी, क्या वो एलिमेंट्स रहे, कहां वो एलिमेंट्स रहे जिसके थ्रू हड़प्पन सिविलाइजेशन इतना फ्लरिश कर सका। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि वो क्या रीजंस हो सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 1900 बीसीई के बाद लगातार डिक्लाइन पे देखा गया दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि आखिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुई कैसे। क्या आप में से मुझे कोई इस बारे में हिंट दे सकता है? तो शुरुआत हुई कब? 1700 BC, 1800, 1900। ये शुरुआत हुई 1826 में चार्ल्स मेसन एक एडवेंचरर थे जो कि ईस्ट इंडिया आर्मी थी उसको बेसिकली छोड़ के आए, और वो जब हड़प्पा के माउंट मतलब उनका जो सेटलमेंट था उसके ऊपर खड़े हुए, तब तक डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो हड़प्पन माउंट है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, इसके बारे में कुछ तो खास है। उनका जो इंट्यूशन था, उनका जो गट फील था, उससे उनको ऐसा लगा कि ये जो माउंट है ये एक सिंपल माउंट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है।
और जो पहला थॉट उनके माइंड में गुजरा, उनको लगा कि ये जो माउंट जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस शायद कुछ इस तरह हो कि जो मैसिडोनियन इन्वेडर थे, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, उन्होंने जो किंग पोरस थे, शायद इसी जगह के इर्द गिर्द उनको हराया होगा। लेकिन उसके बाद किसी तरह का आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन वर्क वहां पर नहीं किया गया। कुछ साल बाद एक ट्रैवलर जिनका नाम था अलेक्जेंडर बर्न्स, उन्होंने हड़प्पा को विजिट किया। उनको भी लगा कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट दिखाई देती है, लेकिन एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, क्या सिग्निफिकेंस है इस साइट के बारे में, इस माउंट के बारे में, इस जगह के बारे में इन द साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, उसके बारे में वो भी कोई चीज कंक्लूड नहीं कर पाए। फिर कई दशक गुजर गए। सोचिए 1826 से कहानी शुरू हुई और 1850s हड़प्पा विजिट किया अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम एक मिलिट्री इंजीनियर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, और इनको बड़ा इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी पढ़ने का, एक्सकेवेशंस का, एंशिएंट हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने का, उसके बारे में जानने का। उन्होंने कुछ छोटा एक्सकेवेशन बेसिकली स्टार्ट करवाया हड़प्पन साइट्स पे, और कुछ रिमेन्स उनको मिलना शुरू हो गए। लेकिन शुरुआत में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिमेन्स अलेक्जेंडर कनिंघम को मिले, क्योंकि स्मॉल स्केल एक्सकेवेशंस ही थे, छोटे स्तर के एक्सकेवेशंस थे, ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे। तो सोचिए 1826 चार्ल्स मेसन, 1850s अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम वहां से छोड़कर चले गए। लेकिन 2 दशक बाद इन 1872 अलेक्जेंडर कनिंघम ने फिर से हड़प्पा को रिविजिट किया, और इस बार उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर की तरह नहीं, लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको एएसआई भी कहते हैं, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। यह वही एएसआई है जो 1870s के आसपास स्टैब्लिश किया गया था। उसके डायरेक्टर जनरल बन के अलेक्जेंडर कनिंघम 1872 में फिर से हड़प्पा माउंट्स के ऊपर एक बार आकर खड़े हुए। और जब उन्होंने वहां की हालत देखी उस वक्त, कि जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने पूरी जगह को तबाह कर रखा था, तहस नहस कर रखा था, और सिर्फ इसलिए कि ट्रेन्स के थ्रू जो वहां पे पुरानी ब्रिक्स मिलती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उस वक्त की, उन ब्रिक्स को, उन ईंटों को ले जाने के लिए बिना उस जगह की आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को समझे जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने उसको पूरा डिसऑर्गेनाइज या डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने आते ही इस डिस्ट्रक्शन को रोका, और फिर उन्होंने यहां पे एक्सकेवेशन शुरू करवाया। और इस एक्सकेवेशन 1872 में उनको कुछ स्टोन टूल्स मिले, कुछ एंशिएंट पॉटरी मिली, उसके अलावा उनको सील मिली, और एक स्ट्रेंज टाइप की राइटिंग जो ग्रीक नहीं थी, लैटिन नहीं थी, जिसको समझ नहीं पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे। उनके साथ सील्स पे उनको एक बुल मिला, और बुल में जो जैसे इंडियन बुल्स में हम्प होता है, वो हम्प एब्सेंट पाया गया। तो उनको लगा कि ये जो सिंबल है बुल का, इसमें क्योंकि हम्प नहीं है, इंडियन बुल्स में सब में हम्प है, तो ऐसा लगता है कि ये जो सील मिली है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड नहीं है, ये कहीं से बाहर से फॉरेन सोर्स है सील का, वहां से यहां पे हो सकता है ट्रेडर्स के थ्रू, ट्रैवलर्स के थ्रू यहां तक ये पहुंच गई होगी। उस वक्त वो समझ नहीं पाए कि ये सील्स किसी फॉरेन सोर्स की नहीं, लेकिन द ग्रेट हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक बहुत लैंडमार्क सिंबॉलिक एविडेंस है। ही मिस्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लू। उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, कई ऑफिसर्स ने फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया हड़प्पा और मोहनजोदारो का इन द 20th सेंचुरी। और स्टार्ट में क्योंकि कोई मेजर डिस्कवरी नहीं निकल पाई, सो ज्यादातर जो बेसिकली एक्सप्लोरर्स थे काफी अनएंथुजियास्टिक थे। उनको नहीं लगा कि यहां पे कुछ सिग्निफिकेंट हमको कभी मिल पाएगा। अगर कुछ एक्सकेवेटर्स का नाम ले हम, जैसे पंडित हीरानंद शास्त्री, उन्होंने कहा कि कोई पॉइंट नहीं है हड़प्पा को एक्सकेवेट करने का, क्योंकि उनके हिसाब से यहां पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का या हिस्टोरिकल वैल्यू का कुछ मिल पाना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से डी आर भंडारकर ने कहा कि मोहनजोदारो
200 से 250, इट कैनॉट बी मोर देन 250 ईयर्स ओल्ड। बहुत यंग लगता है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस तो आप भूल ही जाइए। लेकिन उसके बावजूद ह्यूमन इनक्विजिटिव माइंड, फिर भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स एक के बाद एक एक्सक्रेट करते रहे। 1826 में कहानी शुरू, अब आ गया 1920, लगभग 100 साल बाद, आफ्टर ऑलमोस्ट ए सेंचुरी। दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा एक्सक्रेट करना शुरू किया 1921, और आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो। सो दयाराम सैनी, हड़प्पा, आर डी बनर्जी, मोहनजोदारो, 1921। कुछ और एविडेंस मिलना शुरू हुए, और जब ये एविडेंस धीरे धीरे ग्रो करने लगे नंबर्स में, तो कई साल और निकलने के बाद, आफ्टर ए फ्यू मोर ईयर्स, तब लोगों को समझ में आने लगा कि यार ये जो एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस, इसकी वैल्यू है क्या। और इन सब को देखते हुए हड़प्पा और मोहनजोदारो या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो फॉर्मल डिस्कवरी अनाउंसमेंट हुई, वो हुई 1924। पहला एक्सकवेशन 1826, मतलब 98 ईयर्स, 98 साल के बाद। और किसने अनाउंसमेंट की? बाय जॉन मार्शल अब डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। चार्ल्स मेसन ने स्टार्ट किया 1826, और जॉन मार्शल ने 1924 में फॉर्मल अनाउंसमेंट किया दैट वी हैव डिस्कवर्ड द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन। मार्शल की जो ड्रामेटिक अनाउंसमेंट था, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसका जो इंपैक्ट था पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी वर्ल्ड में, इट वॉज इनॉर्मस। क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सिविलाइजेशन, उसके रूट्स इतने पुराने भी हो सकते हैं। और ये 1924 का जॉन मार्शल का अनाउंसमेंट अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसने जो इंडियन सिविलाइजेशन थी उसकी बिगिनिंग्स, उसकी शुरुआत को सीधा 2500 ईयर्स पीछे ढकेल दिया। सबको लगता था नई सिविलाइजेशन है, यंग सिविलाइजेशन है। और जैसा हम लोगों ने शुरुआत के लेक्चर में बताया कि इंडियंस को कोई हिस्टोरिकल सेंस नहीं है, ये कभी ऑर्डरली तरीके से ना तो रूल कर पाए, ना इनमें कैपेबिलिटी है। लेकिन 1924 तक अंग्रेजों को भी समझ में आने लगा कि ये लोग इतने भी यंग नहीं हैं, इनकी सिविलाइजेशन उतनी ही पुरानी हम कह सकते हैं जितनी इसकी कंटेम्परेरी सिविलाइजेशंस हैं। फिर चाहे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, फिर चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो। तो उस वक्त की सबसे पुरानी जो दो सिविलाइजेशंस थी, मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशंस, उनके पैरेलल फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखा जाने लगा। मेजर इवेंट इन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। उसके बाद अब हम बात कर लें कि सिविलाइजेशन जो होती है अर्बनाइजेशन से किस तरह अलग है। ये तो बात हमने की किस तरीके से डिस्कवरी हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब हम बात कर ले सिविलाइजेशन के वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो उसको सिविलाइजेशन की डेफिनेशन देते हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो। अच्छा, अर्बनाइजेशन पहले क्या होता है? आप कहते हैं अर्बन सेंटर्स, अर्बन सिटी, अर्बन लिमिट्स। अर्बनाइजेशन है इमरजेंस ऑफ सिटीज, मतलब सिटीज का स्टार्ट होना। सिविलाइजेशन थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है और थोड़ा सा बड़ा मीनिंग है। इसका मतलब है एक कल्चरल स्टेज, और सिर्फ सिटी ही नहीं, उस कल्चरल स्टेज में सिटी के साथ राइटिंग भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। सो अर्बनाइजेशन सिर्फ सिटीज, सिविलाइजेशन सिटीज प्लस राइटिंग उसके साथ साथ। बहुत सारी जगह एक्सेप्शंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो नियोलिथिक सेटलमेंट्स थे उनको अर्बन कहा जाता है अगर आप उनका आर्किटेक्चर बेसिकली देख लें, लेकिन राइटिंग नहीं थी। इस तरीके से अगर आप 8th मिलेनियम बीसी का जेरिको देख लें जॉर्डन वैली में,
या फिर 7th मिलेनियम बीसी का आप कैटल हुइक देख लें टर्की में, तो उनके पास भी सिटीज तो थे लेकिन राइटिंग नहीं थी। इस तरीके से अगर आप मायन सिविलाइजेशन देख लें मेसो अमेरिका का, या मैसेनियन सिविलाइजेशन देख लें आप ग्रीक का, तो ये बेसिकली ट्रू सिटीज नहीं थे। वहीं इंका सिविलाइजेशन देख लें आप पेरू का, तो इनके पास ट्रू राइटिंग नहीं थी। तो कहीं ट्रू सिटीज नहीं थे, कहीं ट्रू राइटिंग नहीं थी। तो इस वजह से कुछ एक्सेप्शंस को अगर आप छोड़ दें तो जनरली अर्बनाइजेशन और सिविलाइजेशन, मतलब सिटीज अगर डेवलप हो गई तो राइटिंग उसके साथ डेवलप हो ही जाती है, या राइटिंग अगर डेवलप हो गई तो यह आपको बताता है कि किसी ना किसी तरीके से परमानेंट सेटलमेंट स्ट्रक्चर है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, हिसाब किताब रख रहे हैं, तो सिटीज भी बेसिकली उसके साथ डेवलप हो जाती है। तो ज्यादातर केसों में अगर आप अर्बनाइजेशन बोलें या सिविलाइजेशन बोलें तो दोनों का मतलब है कि सिटीज प्लस राइटिंग को एग्जिस्ट करती हैं, और इस कारण आप अर्बनाइजेशन और सिविलाइजेशन को इंटर एक्सचेंज करके भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिटीज होती क्या है, या किस ने बेसिकली कोशिश की सिटीज को डिफाइन करने की, कि क्या उसके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके गुण हैं कि जिसको सिटी को सिटी कहा जाए। तो जो पहला अटेम्प्ट किया वो किया वी गॉर्डन चाइल्ड ने 1950 में। चाइल्ड ने कहा कि सिटी इज ए सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन, और ऐसा सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन है जो एक नई इकोनॉमिक स्टेज, एक नई सोशल स्टेज को बेसिकली डिनोमिनेट करता है। जैसे कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन था, उस तरीके से हम अर्बन रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। लेकिन रेवोल्यूशन क्योंकि सडन होता है, वॉयलेंट होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जब सिटीज डेवलप होना शुरू हो, राइटिंग डेवलप होना शुरू हो, तो वो भी सडन हो, वॉयलेंट हो सकता है धीरे धीरे ग्रेजुअल स्टेजेस में बेसिकली डेवलप होना शुरू हो। और इन्होंने वी गॉर्डन चाइल्ड ने कई कैरेक्टरिस्टिक्स, 10 एब्स्ट्रैक्ट क्राइटेरिया, 10 एब्स्ट्रैक्ट क्राइटेरिया डिफाइन किए। उन कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आपका आर्कियोलॉजिकल डेटा फिट होता है तो आपका जो सेटलमेंट आपको मिला उसको आप हो सकता है अर्बन की तरह डिफाइन कर सकें, या उस स्केल पे जो दूसरा एंड है उसको आप कंटेम्परेरी विलेज या रूरल बेसिकली डिफाइन कर सकें। और अर्बन और रूरल एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, बीच में बहुत सारा ओवरलैप है। बहुत सारे फीचर्स अर्बन सेंटर्स के हो सकते हैं जो रूरल एरियाज शेयर करते हो, बहुत सारे फीचर्स रूरल एरियाज के हो सकते हैं जो हो सकता है अर्बन सेंटर्स बेसिकली शेयर करते हो। ये जो 10 फीचर्स सिटी को डिफाइन करने के लिए वी गॉर्डन चाइल्ड ने 1950s में डिफाइन किए, ये बेसिकली अप्रोक्सीमेशन थे। तो इनको आप एक एक करके ना देखें, हो सकता है वो क्राइटेरिया हो कि पॉपुलेशन कितनी है, किस टाइप के हाउसेस हैं, राइटिंग है या नहीं है, ट्रेड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, किस टाइप के सिंबल्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप उसको एज ए कलेक्टिव होल देखें, और कलेक्टिव होल के साथ साथ आप यह भी देखें कि उनकी कोई रैंकिंग नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि राइटिंग अगर है तो उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी माना जाए, या उसको सबसे ज्यादा मार्क्स दिए जाएं, या अगर कहीं पे बर्न ब्रिक्स के सेटलमेंट्स हैं तो उसको कहीं ज्यादा तवज्जो दी जाए, या ट्रेड कहीं ज्यादा फ्लरिश कर रहा है तो उसको सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाए। वी गॉर्डन चाइल्ड ने 1950s में कहा कि ये जो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हो सकते हैं सेटलमेंट साइज हो सकते हैं, आर्किटेक्चरल फीचर्स हो सकते हैं जिसमें फोर्टिफिकेशन किस टाइप का है, या सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हो सकते हैं, लार्ज पॉपुलेशन, राइटिंग, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर पॉलिटिकल कंट्रोल कैसी है, होमोजेनिटी है या नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी कल्चरल कैसी है या नहीं है। इन सबके मिक्स को एज ए होल अगर हम देखें और उन क्राइटेरियाज पे अगर उस सेटलमेंट का आर्कियोलॉजिकल डेटा सपोर्ट करता है तो उस बेसिस पे हम कोशिश कर सकते हैं किसी एक सेटलमेंट को सिटी, अर्बन सेंटर, या गांव, कंटेम्परेरी विलेज, रूरल सेंटर्स की तरह डिफाइन करने का। तो जैसे वी गॉर्डन चाइल्ड ने टेक्नोलॉजिकल एंड सब्सिस्टेंस फैक्टर्स को ज्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंस दी, जैसे कि इंक्रीजिंग फूड सरप्लस, या कॉपर ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी, या यूज ऑफ व्हील ट्रांसपोर्ट, या फिर सेल बोट्स, प्लॉज, उस तरीके से रॉबर्ट मैकएडम्स ने कहा कि सोशल फैक्टर्स ज्यादा हैं अगर हमको सिटी वर्सेस विलेज को डिफाइन करना है। और गिडियन सोबर्ग ने कहा कि
ना ही तो टेक्नोलॉजिकल या सब्सटेंस फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ना ही सोशल फैक्टर्स उतने इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स बेसिकली कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि गिडेन सोबर्ग के हिसाब से पॉलिटिकल फैक्टर्स ही वो इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं कि सिटीज डेवलप हो सके, राइज हो सके, उनका जन्म हो सके। अब यह तो बात हो जाए कि सिटीज कैसे डिफाइन करें, विलेज कैसे डिफाइन करें, हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहां फेल करता है और क्यों बेसिकली फेल करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि ये दो एक्सट्रीम्स नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है इनके बीच की इंटरडिपेंडेंस को समझना। आज भी आप सोच लीजिए, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है चंदौली, चंदौली का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिसको आप सिटी कह सकते हैं, लेकिन जो फार फ्लेजेड विलेजेस हैं, चाहे चकिया तहसील हो, चाहे नौगढ़ तहसील हो, चाहे सकलडिया तहसील हो, ये सभी जो रूरल कम्युनिटीज हैं ये इंटरेक्ट करती हैं इस सिटी सेटलमेंट के साथ। हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, हो सकता है सोशल एक्टिविटीज के लिए, हो सकता है आपको कुछ काम पड़ता हो तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए। तो हमेशा सिटीज और विलेजेस के बीच में इंटरडिपेंडेंस, कल्चरल, इकोलॉजिकल एक्सचेंजेस लगातार चलते रहते हैं। अब बात हो जाए कि जो गिडेन सोबर्ग ने 1964 में कहा कि सिटीज के बारे में पढ़ा जाना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो सिटीज के राइज एंड फॉल के साथ वहां के जो एम्पायर्स हैं, वहां का जो राजकाज है, उनका भी राइज एंड फॉल डिसाइड होता रहा है। अगर सिटीज डेवलप हुए तो एम्पायर भी स्ट्रांग हुआ, सिटीज बेसिकली डिक्लाइन हुए तो एम्पायर्स भी धीरे धीरे उसके साथ डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। गिडेन सोबर्ग ने कहा कि जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, क्योंकि उनके हिसाब से पॉलिटिकल कंट्रोल कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिटीज डेवलपमेंट के लिए, उसके हिसाब से पॉलिटिकल कंट्रोल जरूरी है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जरूरी है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जरूरी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना रहेगी, आप ऐसा सोच के देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी स्टेबल नहीं होगी तो हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, हो सकता है ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश ना हो पाए, हो सकता है सोशल अनरेस्ट हो जाए। इसलिए सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और गिडेन सोबर्ग ने यह भी कहा कि जो एलीट ग्रुप्स डेवलप होते हैं सिटीज के अंदर पावर स्ट्रक्चर्स में, ये हमेशा कोशिश करेंगे कि सिटी के सेंटर में रहें। आज भी आप देख लीजिए कि जो भी हमारी पॉलिटिकल क्लास है या फिर एग्जीक्यूटिव क्लास है, वो दिल्ली में रहेंगे या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रहेंगे, और बाकी जो एरियाज है वो वहां से फीड किए जाते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो कल्चर पुराने सिटीज में देखा गया कि जो सिटी के बीच में रह रहा है वो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं बाकी बेसिकली पॉपुलेशन से इंफ्लुएंशियल है, पावरफुल है, और ये सिटीज ही है जहां पे पॉलिटिकल डिसीजंस के साथ मिलिट्री स्ट्रैटेजीज भी प्लान की जाती रही हैं। पहले भी होता रहा है एंशिएंट टाइम से, आज तक भी होता रहा है दोस्तों। किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, किसी भी अर्बनाइज्ड कम्युनिटी के लिए सिटीज प्लस राइटिंग दोनों जनरली कोएग्जिस्ट करती हैं। अलग अलग हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट का व्यू पॉइंट डिफरेंट है। किसी का कहना है कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पे है वो डिफाइन करती है सिटी के फीचर्स को, किसी का कहना है कि सोशल सिस्टम्स कैसे हैं वो डिफाइन करता है सिटीज को, और किसी का कहना है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे हैं वो डिफाइन करता है सिटीज को। यह समझना इसलिए जरूरी है कि जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो आप समझें कि किस तरीके से वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, प्रोग्रेस किया, इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ, प्रोग्रेस किया, सोशल सिस्टम्स डेवलप हुए, प्रोग्रेस किए, उसके साथ साथ किस तरह की टेक्नोलॉजी बेसिकली आगे एडवांस हुई, प्रोग्रेस हुई। अब लगभग 9 डिकेड से ज्यादा हो चुके हैं जब मोहनजोदारो और हड़प्पा का बेसिकली डिस्कवरी हुई 1924, और उसके बाद जो हमारी समझ है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद बहुत ज्यादा अब बढ़ चुकी है। स्टार्टिंग में जब हड़प्पा और मोहनजोदारो पे काम किया गया 1921 में, उसके बाद और बहुत सारी साइट्स निकल कर आई हैं। साथ ही साथ जो साइट्स पहले एक्सकेवेट हो चुकी हैं, जिनकी खुदाई हो चुकी है, उनको फिर से रीएक्सकेवेट किया गया है। उसके बाद आपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखा, उसका एक इंटरप्रिटेशन आपने उस वक्त कर लिया, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी, हो सकता है सेम एविडेंस का आप री इंटरप्रिटेशन करें।
नई डिस्कवरीज आप निकालें, नए सिटीज मिले, नए सेटलमेंट्स मिले। हो सकता है राइटिंग को आप समझने लगे, हो सकता है जो चीज पहले आपको एक पॉन्ड लग सकती है, हो सकता है आपको डॉकयार्ड के रूप में समझ में आने लगे। इसका मतलब पिछले 100 सालों में लगभग या 90 इयर्स में हमारी जो समझ है पूरी सिविलाइजेशन के बारे में इनॉर्मसली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती जा रही है। जब डिस्कवरी हुई 1924 में तो सबसे पहले तो यह लगा कि कहीं ना कहीं यह सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन रही है इराक में, उसके साथ कोई ना कोई इसका कनेक्शन रहा होगा। तो जो शुरुआत में डेटिंग की कि कितनी पुरानी है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमेशा इसको कंपेयर किया जाता था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, और उस कंपैरिजन से ही इसकी डेट को निकाला जाता था। उसके अलावा क्योंकि हर बार मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को रेफरेंस की तरह रखा जाता था और बाकी सिविलाइजेशन से कंपेयर किया जाता था, तो जो हड़प्पन के ओरिजिन्स हैं इसके बारे में कई तरह के मन में लोगों के क्वेश्चन शुरुआत में आए कि हड़प्पन इकोनॉमी या पॉलिटी हो अपने आप डेवलप हुई या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से इसने चीजें बोरो की, उधार ली, इन्फ्लुएंस रही, कनेक्टेड रही, एक्सचेंज में रही। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी, ये जो बायस था हमारा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को बहुत सारी चीजें उधार दी, ये बायस अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। अब सबको क्लियर हो गया है, चाहे वो आर्कियोलॉजिस्ट हो, हिस्टोरियंस हो, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि अपना खुद का अलग ही वजूद है। और जैसा किसी भी टाइम फ्रेम में होता है कि अगर कोई एक चीज एग्जिस्ट कर रही है और उसके कंटेम्पररी दूसरे सेटलमेंट्स, दूसरी सिविलाइजेशन, दूसरे सिटीज, दूसरा कल्चर, दूसरे अर्बन सेंटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक एक्सचेंज होना तो हमेशा चलता ही रहता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन ने जो भी चीजें डेवलप की, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, वो उधार लिए इन्फ्लुएंस रहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। इसका मतलब हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन को, जो शुरुआत में हमसे गलती हुई कि इसको हम हमेशा मेसोपोटामियन लेंस से देखते रहे, उसको बंद करना होगा। हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन को एज एन इंडिपेंडेंट, पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस की तरह एक्सेप्ट करना होगा, बिना किसी बायस के, बिना किसी एथनोसेंट्रिसिटी की। अब जब डिस्कवरी हुई 1924 में, तो शुरुआती जो डिकेड्स रहे, शुरुआती दशक रहे, सबसे पहले तो इस बात पे ही सरप्राइज रहा कि कैसे अर्बन सेंटर्स उस वक्त डेवलप हुए। तो जो इनिशियल हमारा फोकस रहा वो अर्बन सेटल्स को या अर्बन सेटलमेंट्स को बेसिकली स्टडी करने पे बहुत एक्सेसिव फोकस रहा। उसके बाद कई जो साइट्स शुरुआत में डिस्कवर हुई, उनकी साइज की वजह से, उनके आर्किटेक्चरल फीचर्स की वजह से दे स्टूड आउट, बहुत अलग आर्कियोलॉजिस्ट को उस वक्त लगी। उसके बाद अगर आप देखें, शुरुआती दौर के बाद जब नई साइट्स मिलने लगी, तो आज की तारीख में अगर हम बात करें पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो हालांकि कहते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन है, लेकिन बहुत सारी नई साइट्स अब ऐसी मिल गई हैं जिनकी साइज ओरिजिनल हड़प्पा और मोहनजोदारो से कई गुना बड़ी हैं। There have been a lot of sites which are far larger than the Harappa and the Mohenjo-daro sites. जैसे लुरे वाला साइट्स, जैसे गनवेरी वाला साइट चोलिस्तान में, जैसे राखीगढ़ी इन हरियाणा, जैसे धोलावीरा इन गुजरात, ये साइट्स ओरिजिनल हड़प्पा एंड मोहनजोदारो से कई गुना, कई वाइड एक्सटेंट में फैली हुई हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि साइट बहुत बड़ी है, इसका यह मतलब नहीं कि वो आपको बेटर रिप्रेजेंटेशन देगा उस सिविलाइजेशन के कैरेक्टर्स का। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो छोटी साइट्स हों वो आपको ज्यादा बताएं उस सिविलाइजेशन के बारे में, उसके टाउन्स के बारे में, उसके विलेजेस के बारे में, उसके कल्चर के बारे में। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जो अलादीनो साइट है कराची के पास, सिर्फ 5 हेक्टेयर की साइट, इट्स ओनली 5 हेक्टेयर इन साइज, और ये सिर्फ 5 हेक्टेयर की साइट सारे वो फीचर्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिफाइन करते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे,
उन सारे फीचर्स को बेसिकली इनकम्पास करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे ही अगर आप साइट देख लें, एक बालू इन हरियाणा, छोटा सा रूरल सेटलमेंट है, फोर्टिफाइड रूरल सेटलमेंट है इसमें, लेकिन हमें जो प्लांट वैरायटी मिली है वो इनॉर्मस, वो मुझे लगता है किसी और हड़प्पन साइट पे या हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट पे नहीं मिली है। इस तरीके से अलग अलग सेटलमेंट जो है हड़प्पन, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कहीं आपको पॉटरी इंटरेस्टिंग मिल सकती है, कहीं आपको प्लांट्स इंटरेस्टिंग मिल सकते हैं, कहीं आपको अर्बन सेटलमेंट्स इंटरेस्टिंग मिल सकते हैं, कहीं पे आपको बरियल प्रैक्टिसेस क्या थी वो इंटरेस्टिंग मिल सकती हैं, कहीं आपको सील्स इंटरेस्टिंग मिल सकती हैं, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट इंटरेस्टिंग मिल सकता है, मेटलर्जी इंटरेस्टिंग मिल सकती है। तो हर सेटलमेंट का अपना एक प्रोफाइल टाइप अब डेवलप हो गया है दोस्तों। उसके बाद हड़प्पन जो साइट्स हैं, इन सभी साइट्स को हड़प्पन साइट्स क्यों कहा जाता है? एक तरफ तो स्टार्ट होती है बेसिकली पाकिस्तान से लेके, गुजरात से लेके, हरियाणा से लेके, राजस्थान से लेके, दिल्ली, ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर भी सबको हड़प्पन साइट कहा जाता है। ऐसी क्या बात है? इसका मतलब साइट्स अलग अलग एरिया में फैली हुई हैं, सबका अपना अपना एक डिफरेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है फीचर्स का। उसके बावजूद भी सभी साइट्स में एक कॉम्बिनैलिटी ऑफ फीचर्स है, मतलब कुछ फीचर्स ऐसे हैं सभी साइट्स में वो मोर और लेस मिल ही जाते हैं। कुछ इंटर साइट डिफरेंसेस होंगे, कुछ रीजनल डिफरेंसेस होंगे, बट ओवरऑल थीमेटिक रूप से उसमें सिमिलैरिटी हमें मिलेगी ही। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, लेआउट ऑफ सेटलमेंट्स, कौन कौन सी क्रॉप्स बेसिकली वो ग्रो करते थे, क्या कंज्यूम करते थे, उसके अलावा उनके आर्टिफैक्ट्स किस टाइप के थे, क्या रेंज थी, क्या फ्रीक्वेंसी थी इनको यूज करने की। जैसे अलाडीनो अगर हम देखें तो अलाडीनो ब्लैक ऑन रेड हड़प्पन पॉटरी, जो कि हड़प्पन पॉटरी का टिपिकल स्टाइल है। अलाडीनो साइट पे सिर्फ 1% साइट्स पर ही इस टाइप की पॉटरी मिली है, बाकी 99% एरिया पे अपनी खुद की अलग टाइप की पॉटरी मिली है। इस तरीके से अगर हम बात कर लें कालीबंगा, कालीबंगा का जो सदर्न पार्ट है सिटाडेल कॉम्प्लेक्स का, वहां पे मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, जो ऐसा लगता है कि फायर ऑल्टर्स हो, मतलब चिमनिया टाइप हो, जो किसी भी और हड़प्पन साइट पे हमको नहीं मिला है। मतलब जो कालीबंगा साइट पे मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, जिनको फायर ऑल्टर्स कहा जाता है, ये कहीं और देखने को नहीं मिले हैं। तो कई सारे डिफरेंसेस हैं, चाहे सेटलमेंट टाइप हो, पॉटरी टाइप हो, कौन से प्लांट्स उगाते थे, एनिमल्स कौन से डोमेस्टिकेट करते थे, फ्यूनररी प्रैक्टिस कैसी होती थी कि लोगों को दफनाते कैसे थे, अंतिम संस्कार कैसे करते थे, या पोस्ट क्रिमेशन बरियल्स कैसे किए जाते थे। और जैसा हमने चालकोलिथिक एज में देखा कि हड़प्पा में जो पोस्ट क्रिमेशन बरियल्स थे वो कहीं ज्यादा थे। अब दोनों में से हड़प्पा और मोहनजोदारो में कहां आपको ज्यादा बरियल्स देखने को मिले होंगे, हड़प्पा या मोहनजोदारो? टेक ए गेस। हड़प्पा। हड़प्पा में हमको पोस्ट क्रिमेशन बरियल्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में देखने को मिले हैं। और जैसा हमने देखा कि चालकोलिथिक एज में कई साइट्स पे लोग अपने घर के नीचे, फ्लोर के नीचे ही बरियल कर देते थे, लेकिन हड़प्पन टाइम्स में यह प्रैक्टिस डेवलप हुई कि जो क्रिमेशन साइट्स होगी वो जो मेन सेटलमेंट होगा उससे कहीं ज्यादा दूर होगी, जो आज भी चला आ रहा है। उसके अलावा अलग अलग सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज, खाना कैसे लाते थे, फूड हैबिट्स, उनके डिफरेंट क्राफ्ट्स, उनके रिलीजियस बिलीफ्स, उनकी कल्टिक प्रैक्टिसेस, उनके सोशल कस्टम्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हर साइट का अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों। फिर थोड़ी सी बात हो जाए कि जो ग्रेट ग्रेनरीज कहा जाता था, जहां पे अनाज स्टोर किया जाता था, जो हमने नियोलिथिक और चालकोलिथिक एज में देखना शुरू किया। अब जैसे अगर हम देखें कि जो ग्रेट ग्रेनरीज इनको कहा जाता था, कि जब आप इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपको स्टोर करने की जरूरत है, जिसको आप छोटा सा गोदाम भी कह सकते हैं या वेयरहाउस कह सकते हैं, या ग्रेनरीज तो कहा ही जाता है, क्या वास्तव में ये ग्रेनरीज थी? इसके ऊपर भी कई लोगों का क्वेश्चन है। अब जैसे एक 1968 में लेस्निक ने कहा कि जो डॉकयार्ड लोथल में मिला है वो वास्तव में क्या एक डॉकयार्ड है या सिर्फ एक इरिगेशन रिजर्वॉयर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो ग्रेनरी से रिलेटेड हो, चाहे वो डॉकयार्ड से रिलेटेड हो, बार बार डिस्कशन में आते रहे, अलग अलग इंटरप्रिटेशन चेंज होते रहे। कुछ लोगों ने उन इंटरप्रिटेशन से अग्री किया और कई लोगों ने हो सकता है उन इंटरप्रिटेशन से अग्री नहीं किया हुआ।
और हड़प्पा की ये लगभग 100 साल डिस्कवर होने की स्टोरी और लगभग 90 इयर्स आफ्टर द डिस्कवरी की स्टोरी इस तरीके से चलती रही दोस्तों। शुरुआत में जो एक्सकवेशंस किए जाते थे वो ज्यादातर बेसिकली अर्बन सेटलमेंट्स को पढ़ने में किए जाते थे कि घर कैसे बने हैं, रास्ते कैसे बने हैं, वेल्स कैसे बने हैं। और धीरे धीरे जैसे हमारी समझ बढ़ती गई, फिर हमारी समझ डेवलप होने लगी कि कल्चर किस टाइप का था, सोशल सिस्टम्स किस टाइप के थे, इकोनॉमी किस टाइप की थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स किस टाइप के थे, साइंटिफिक टेक्निक्स जैसे आने लगी और ज्यादा मैसिव यूज में। तो शुरुआत में हमने बोन्स और टीथ रिमेन्स के बारे में फोकस नहीं किया। अब हमने फोकस करना शुरू कर दिया है उनके बोन्स के बारे में, उनके टीथ रिमेन्स के बारे में, ताकि उनकी डाइट के बारे में हमें पता चले, उनकी हेल्थ के बारे में हमें पता चलना शुरू हो। तो इस तरीके से जो रिसेंट डिस्कवरीज हुई हैं, हो रही हैं, होती रहेंगी, इनसे हमारा पर्सपेक्टिव जो है पूरी सिविलाइजेशन के बारे में ये चेंज होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। और जैसा हमने पिछले लेक्चर में बताया कि जिस दिन हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट डिसाइफर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, हो सकता है हमारी जो सोच समझ है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में वो पूरी तरह हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए दोस्तों। अब शुरू करते हैं मेन टॉपिक कि सबसे पहले कई नाम है सिविलाइजेशन के, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। आखिर ये नाम पड़ा कैसे, नाम होना क्या चाहिए और डिफरेंट नाम या नेम्स किस बेसिस पे दिए गए हैं और उसके क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं। जो पहली साइट्स हमें मिली सिविलाइजेशन की, ये हमें मिली वैलीज ऑफ रिवर इंडस एंड इंडस की ट्रिब्यूटरीज, इसीलिए इसको कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस वैली या इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के आसपास हमको पहली शुरुआती साइट्स हमको मिली। इस वजह से जिस जगह हमें मिली, जिस इंपॉर्टेंट रिवर के आसपास मिली, उसी का इसको नाम दे दिया गया और कहा जाने लगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज की तारीख में अगर आप देखें कि टोटल हड़प्पन साइट्स कितनी होंगी रफली, आप अंदाजा लगाइए। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, धोलावीरा, अलाडीनो, 4-5 साइट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 50 साइट्स टोटल, 100 साइट्स, 500 साइट्स। ऐसा लगता है कि आज की तारीख में 1100 से भी ज्यादा, मोर देन 1100 साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। आउट ऑफ दोज 1100 साइट्स, लगभग 400 प्लस साइट्स आर इन पाकिस्तान और लगभग 600 to 700 साइट्स आर इन इंडिया। और इन लगभग 1100 साइट्स में से टोटल एक्सकेवेशंस कितनी साइट्स पे आज तक हो गया होगा? सोच लो, 200 साल से एक्सकेवेशन चल रहा है। 1826, then 1924 and this is 2021। सिर्फ 100 प्लस साइट्स, मतलब सिर्फ 10% साइट्स को भी हम एक्सकेवेट नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब जो साइट्स हमें पता है उनको भी हम प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरी कहानी की अभी तो जस्ट शुरुआत है। और ये जो पूरी सिविलाइजेशन है, जिसको आप हड़प्पन सिविलाइजेशन कहें, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कहें, आप इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहें, ये टोटल लगभग 6,80,000 to 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है दोस्तों। इसकी कई साइट्स अफगानिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में, जम्मू में, हमारे पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, वेस्टर्न यूपी, इंडिया में। उसके बाद अगर आप नॉर्थ मोस्ट में चले जाएं तो जम्मू कश्मीर के मांडा में, अगर आप सदर्न मोस्ट में चले जाएं तो मलवान इन सूरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न गुजरात, अगर आप वेस्ट मोस्ट में चले जाएं तो सुतकर गांव डोर, फिर मकरान कोस्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर आप ईस्ट मोस्ट चले जाएं तो आलमगीरपुर, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और एक आइसोलेटेड सी साइट है अफगानिस्तान में जिसका नाम है सोर्तुगाई। तो सोचिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी, लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में स्प्रेड है
ये सिविलाइजेशन दोस्तों। अब क्योंकि 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में स्प्रेड है, इट हैज ए वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, और इस वजह से इसका जो नाम शुरुआत में दिया गया, क्योंकि शुरुआती साइट्स हमें मिली इंडस वैली एंड ट्रिब्यूटरीज, लेकिन अब तो सोचिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुजरात, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो क्या इसका नाम अब इंडस वैली रह जाना सही होगा? इस तरीके से सोचिए इसके बारे में। इस तरीके से इसका नाम जो रखा जाता है इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ये भी कई स्कॉलर्स ने इसका नाम यूज किया है, और इसका रीजन यही रहा है कि कई सारी साइट्स इसकी हमको मिली हैं घग्गर हाकरा रिवर। घग्गर हाकरा रिवर जिसको पुराने, अगर हम ऋग्वेद में चले जाएं, जिनको एंशियंट सरस्वती नदी भी कहा जाता था, एंशियंट सरस्वती रिवर, तो इस जगह भी कई सारी साइट्स मिली हैं। तो कई लोग इस वजह से कि जब इंडस पे साइट्स मिली तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहने लग गए। उसके बाद कई साइट्स जब घग्गर हाकरा चैनल सिस्टम में मिली, जिसको ऋग्वेदास में एंशियंट सरस्वती कहा जाता है, तो क्यों ना अब इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन अब क्या रेलिवेंट है जब इतने वास्ट एक्सपेंस पे साइट्स मिलने लग गई। सिमिलरली क्या सिंधु सरस्वती कहना रेलिवेंट है जब इतने सारे डिफरेंट एरियाज पे साइट्स मिलने लग गई। इसका मतलब कि साइट्स किस जगह मिली हैं, यह लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। शुरुआत में जहां साइट्स मिली हमें लगा यही इसका छोटा सा एक्सटेंट है, लेकिन जब हम एक्सकेवेट करते गए नई नई साइट्स मिल गई, अब तो 1100 से ज्यादा, 1100 से ज्यादा साइट्स मिल गई हैं, तो ऐसा लगता है कई लोगों का कि इसको ना अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कहना चाहिए, ना ही इसको इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहना चाहिए। बेस्ट ये रहेगा कि जो पहली साइट हमें मिली, क्योंकि वो अनचेंज्ड है, वो हमेशा वही साइट रहेगी, उसी के नाम पे इसका नाम रखा जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है दोस्तों। और सबसे पहली साइट कौन सी है? हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ऑफ कोर्स हड़प्पा, और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कल की मान लीजिए और साइट्स हमें मिल जाती हैं, मान लीजिए सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में या सेंट्रल एशिया में, तो फिर आप कहेंगे फिर इंडस वैली हम क्यों कह रहे हैं, फिर हम इसको सिंधु सरस्वती क्यों कह रहे हैं, या किसी और नदी के नाम पे क्यों कह रहे हैं। इसलिए बेस्ट है कि जो पहली साइट हमें मिली हड़प्पा में, उसी के नाम पे इसका नाम रखा जाए, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये जो सिस्टम है कि इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन ही कहें, कीप इट सिंपल, ये जो आर्कियोलॉजिकल कन्वेंशन है कि हमेशा किसी भी कल्चर को उसी आधार पे, उसी बेसिस पे नाम दिया जाता है जहां पे इसकी साइट हमको पहली मिली हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेंसिबल लगता है कि क्योंकि हड़प्पा में पहली साइट मिली, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि एक्सपांस इसका चेंज होता जा रहा है कि किसके नाम पे रखें, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको कहा जाना सबसे अप्रोप्रिएट लगता है दोस्तों। बहुत सारे न्यूज़पेपर, जैसे अभी धोलावीरा पे एक बेसिकली बड़ा आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में आप लगातार नई नई डिस्कवरीज के बारे में सुनते रहेंगे। तो जब कोई डिस्कवरी होती है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि यह भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही पार्ट है? तो एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक चेकलिस्ट है जिसको आप चेक करते हैं पॉटरी किस टाइप की है। जैसे हड़प्पन पॉटरी जनरली रेड पॉटरी है, और रेड पॉटरी के साथ उसमें पेंटेड ऑन इन ब्लैक, और कई टाइप के फॉर्म्स हैं, मोटिव्स हैं, वो ड्रॉ करते हुए आपको मिलेंगे हड़प्पन पॉटरी पे। उसके बाद मटेरियल किस टाइप का है, तो एक हो गया किस टाइप की पॉटरी है, दूसरा हो गया मटेरियल ट्रेड्स क्या है। अब मटेरियल ट्रेड्स हो सकते हैं टेराकोटा केक्स, टेराकोटा केक्स हो सकते हैं सर्कुलर हो, राउंड हो, रेक्टेंगुलर हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है किस टाइप की ब्रिक्स हैं। जैसे हड़प्पन स्टैंडर्डाइज ब्रिक साइज यूज करते थे, जिसका रेशियो होता था 1:2:4, 1:2:4, मतलब उसकी थिकनेस 1 है तो उसकी जो ब्रेड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो उसकी डबल होगी,
और उसकी लंबाई उसकी 4 गुना होगी, 1:2:4। तो अगर ये ब्रिक पैटर्न मैच करता है मतलब लगता है हड़प्पन साइट है। तो ये कुछ बेसिक आर्कियोलॉजिकल ट्रेट्स बेसिकली डिफाइन कर दिए गए हैं कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीजें मैच करना शुरू हो जाए साइट की, तो उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट माना जा सकता है। अब जैसे हड़प्पन कल्चर है या कोई भी ऐसी मैसिव सिविलाइजेशन हो, हमेशा एक कॉम्प्लेक्स कल्चरल प्रोसेस तो होती ही है। अगर हम बोलें पूरी हड़प्पन कल्चर को सिर्फ हड़प्पन कल्चर, जो कि 2600 बीसी से 1900 बीसी लगभग 700 ईयर्स तक फ्लरिश किया, तो मुझे लगता है वो लॉजिकल नहीं होगा। और इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन, ताकि आप समझ सके। अर्ली हड़प्पन मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्टार्ट में, फिर आप मैच्योर हड़प्पन समझे मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन एकदम पीक पे था, और लेट हड़प्पन मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन जब डिक्लाइन करने लग गया। जैसे अर्ली हड़प्पन फेज जो है, इसको फॉर्मेटिव प्रोटो अर्बन फेज कहा जाता है, और जो मैच्योर हड़प्पन है, जो आप सुनते होंगे हमेशा कि हड़प्पा में इतनी बढ़िया सिटीज थी, उनका कैनाल सिस्टम इतना अच्छा था, उनका स्ट्रीट सिस्टम इतना अच्छा था, ड्रेनेज इतना अच्छा था, ये जो मैच्योर हड़प्पन फेज है, जिसको अर्बन फेज कहा जाता है या जिसको फुल फ्लैजेड स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहा जाता है, इसको मैच्योर हड़प्पन फेज कहा गया है। जो लेट हड़प्पन फेज है, जैसा कि नाम अपने आप में बताता है, लेट हड़प्पन फेज पोस्ट अर्बन फेज कहा जाता है। पोस्ट अर्बन का मतलब है कि जब सिटीज धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, खत्म होने लगी, इरोड होने लगी, डिके होने लगी। जो अर्ली हड़प्पन से मैच्योर हड़प्पन का ट्रांजिशन है और मैच्योर हड़प्पन से लेट हड़प्पन का जो ट्रांजिशन है, इसको भी एकदम सेपरेट, डिस्टिंक्ट, साइलोड सेपरेशन कंसीडर करना ऐसा लगता है कि एक गलत अप्रोच होगा। एक ग्रेजुअल प्रोसेस रही है, चारथोलिथिक कल्चर्स, वहां से अर्ली हड़प्पन, फिर मैच्योर हड़प्पन, और जैसा लाइफ में सबके साथ होता है, आप टेक ऑफ करते हैं, फिर आप फ्लैटन करते हैं, और एक ना एक दिन सबका डिक्लाइन निश्चित है। चाहे वो लाइफ हो, कंट्रीज हो, कंपनीज हो, दुनिया हो, सिविलाइजेशन हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है। आप कितने भी पावरफुल हो, माइटी हो, रिच हो, एक टाइम जरूर आएगा जब आप पीक पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपको डिक्लाइन करना ही होगा। एंड दैट्स व्हाई पीपल से हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अगर किसी को यह गलतफहमी पैदा हो जाए कि मेरी पावर, पैसा, यूथ हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, हमारे लेक्चर्स देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जब बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस का डिक्लाइन हो गया, डिके हो गया, तो आप और हम तो चीज ही क्या है दोस्तों। तो एनीवेज आगे बढ़ा जाए तो इस वजह से 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है: अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लास्ट फेज कौन सा है? द लेट हड़प्पन। अब रेडियो कार्बन डेटिंग का इन्वेंशन हुआ। इससे पहले जैसा हमने कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कितनी पुरानी होगी, यह लगभग रफ एस्टिमेट किया जाता था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के क्रॉस रेफरेंसिंग से, कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लगभग इतनी ओल्ड है, यहां से ट्रेवल किया होगा लोगों ने, ये चीजें हमको मिली हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की डेटिंग एज लगभग इतनी है। क्योंकि ये उस वक्त स्टार्ट में बायस था, पक्षपात नजरिया था कि हड़प्पन्स कांटेक्ट में थे मेसोपोटामियंस के, और बहुत सारे एलिमेंट्स मेसोपोटामियन से हड़प्पन्स ने बेसिकली लिए, बोरो किए। जॉन मार्शल ने हड़प्पन सिविलाइजेशन का इनिशियली डेट रखा लगभग 3250 टू 2750 बीसी। उसके बाद जब मेसोपोटामियन डेट्स क्रोनोलॉजी बेसिकली रिवाइज हुई, तो हड़प्पन की डेट्स को भी रिवाइज किया गया, और अब न्यू डेट्स रखी गई 2350 टू लगभग 2000 टू 1900 बीसी। और जब रेडियो कार्बन डेटिंग का इन्वेंशन हुआ 1950s में, जब आप एक्यूरेटली साइंटिफिकली आप डेट कर सकते हैं पुरानी चीजों को, तो उस वक्त जो डेट्स निकल कर आई वो बेसिकली लगभग वही डेट्स निकल कर आई जो शुरुआत में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के क्रॉस रेफरेंसिंग से एस्टैब्लिश की गई थी दोस्तों।
तो जो लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट व्यू है कि कितनी पुरानी है हमारी सिविलाइजेशन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यह है लगभग 2600 टू 1900 बीसीई, जो कि कोर फेज था, जो कोर रीजन मतलब सेंट्रल रीजन था, वो इंडस वैली का रीजन हो या घग्गर हाकरा चैनल हो या फिर गुजरात हो। और ये जो पेरिफेरल साइट्स हो सकती हैं, इनकी डेट्स मतलब जो बाहर की साइट्स हो सकती हैं, इनकी डेट्स हो सकता है थोड़ी आगे पीछे हो जाएं। तो एक बार पूरे इस डेटिंग के कॉन्वर्सेशन को अगर समराइज हमें करना हो तो यह बात आप समझ लीजिए कि कैलिब्रेटेड रेडियोकार्बन डेट्स के हिसाब से जो 3 फेजेस हैं हड़प्पन कल्चर के, अर्ली हड़प्पन अपडेट किया गया है 3200 बीसीई टू 2600 बीसीई। इस तरीके से मैच्योर हड़प्पन अपडेट किया गया है 2600 बीसीई टू 1900 बीसीई। तो जब भी हम कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसा मैंने कहा, इसका मतलब है मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। और जो लेट हड़प्पन है या डीके स्टेज में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो लगभग 1900 बीसीई टू 1300। अर्ली हड़प्पन 3200 टू 2600 बीसीई, मैच्योर हड़प्पन 2600 टू 1900 बीसीई एंड लेट हड़प्पन 1900 टू 1300 बीसीई। तो ये डिस्कशन हमारा क्लोज आउट हो जाता है कि डेट्स किस तरीके से अराइज की। इससे पहले हमने बात की कि नाम कैसे रखा गया, कौन सा नाम ज्यादा अप्रोप्रिएट है। उससे पहले हमने बात की कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा, क्या इवेंट्स रहे। बीच में हमने एक छोटा डिस्कशन किया कि इसको सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, सिटीज की वजह से, राइटिंग की वजह से, या दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं एक सिविलाइजेशन में, अर्बनाइजेशन में, अर्बन सेंटर्स में, उसकी वजह से। अब हम मूव करते हैं इसकी डिबेट के बारे में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन, शुरुआत, ये पैदा कैसे बेसिकली हुआ होगा। और हमेशा ओरिजिन की बात जब आए तो हर कोई चाहता है क्रेडिट लेना इस बात का कि हम अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, सबसे पुराने हैं और हमने ही दूसरे कल्चर्स को, लोगों को, सिटीज को इन्फ्लुएंस किया है। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा डिस्कशन होता है, कई बार कंटेंशियस भी हो जाता है। अब जैसे जॉन मार्शल की जो रिपोर्ट थी मोहनजोदारो पर, उन्होंने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी इंडियन सॉइल पर ही लंबी बेसिकली एक हिस्ट्री रही होगी। मतलब इंडियन सॉइल पर ही धीरे धीरे अलग अलग कल्चरल एलिमेंट्स जब कंड्यूसिव होते गए, इसने बेसिकली जन्म दिया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन को। लेकिन जो डिफ्यूजनिस्ट हैं उन्होंने कहा कि हम इस थ्योरी को नहीं मानते। उन्होंने अपनी डिफ्यूजनिस्ट एक्सप्लेनेशंस को आगे किया, जिसमें से एक है EJH मैके। इन्होंने कहा कि सुमेर का मतलब है जो सदर्न मेसोपोटामिया है, वहां से लोगों ने माइग्रेट किया होगा इंडस वैली की तरफ या हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ। कई ने कहा कि ये जो माइग्रेशन थ्योरी है ये लोगों की नहीं, सिर्फ आइडियाज का माइग्रेशन था, सोच का माइग्रेशन था, थॉट प्रोसेस का माइग्रेशन था, टेक्नोलॉजी का माइग्रेशन था, जिसमें जैसे DH गॉर्डन है या SN क्रेमर है या मॉरिटाइम व्हीलर है, इन्होंने कहा कि लोगों का माइग्रेशन शायद ना हुआ होगा क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन इतना डेवलप नहीं था, लेकिन आइडियाज का माइग्रेशन हो सकता है, एक सिटी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और धीरे धीरे ये मेसोपोटामिया से पहुंच गया हड़प्पा। लेकिन क्या सभी इस डिफ्यूजनिस्ट एक्सप्लेनेशन को मानने के लिए तैयार हैं दोस्तों? नहीं। ये जो फैक्ट कि मेसोपोटामिया में बेसिकली सिटी लाइफ स्टार्ट हो गई थी कई सेंचुरीज पहले, अगर हम उसको कंपेयर करें इजिप्शियन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब सिटी लाइफ ऐसा लगता है मेसोपोटामिया में सबसे पहले, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले स्टार्ट हो गई थी। तो क्या इसको ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाए कि क्योंकि मेसोपोटामिया में सबसे पहले सिटीज डेवलप हुए, तो चाहे इजिप्ट के सिटीज हों, चाहे एशिया में हड़प्पन सिटीज हों, इन सिटीज का डेवलपमेंट कनेक्शन हमेशा मेसोपोटामिया से ही रहा होगा? क्या ये ऑटोमेटिकली बिना सब्सटेंटिव एविडेंस के मान लिया जाए कि अगर
दिल्ली मान लीजिए सबसे पहला सिटी डेवलप हुआ इंडिया में, तो चेन्नई हो सकता है उसके 400 साल बाद डेवलप हुआ हो, तो दिल्ली से ही इंफ्लुएंस होकर चेन्नई डेवलप हुआ हो। क्या हो सकता है जैसे दिल्ली अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सिटी की तरह डेवलप हुआ, चेन्नई अपने आप में इंडिपेंडेंट फीचर्स के साथ डेवलप हो गया हो, चंदौली अपने आप में इंडिपेंडेंट फीचर्स की तरह डेवलप हो गया हो, बनारस अपने आप में डेवलप हो गया हो, लखनऊ डेवलप हो गया हो, अहमदाबाद डेवलप हो गया हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि अगर आप फीचर्स देखें तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत डिफरेंट हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के मुकाबले। स्क्रिप्ट आप देख लीजिए, हमने जैसे अपने पहले लेक्चर में कहा कि हड़प्पन स्क्रिप्ट तो आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है, कोई भी नहीं समझ पाया है। अगर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से डायरेक्ट कनेक्शन रहा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो हमने कहा सिविलाइजेशन के लिए दो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, सिटी प्लस राइटिंग। तो राइटिंग में कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए थी, नहीं दिखाई देती है। उसी की तरह मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहने को तो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, बट रियलिटी यह है कि ब्रॉन्ज का यूज हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है। सिमिलरली किस टाइप के सेटलमेंट्स देखे गए हैं, मेसोपोटामियन सिटीज को आप कंपेयर करेंगे हड़प्पन सिटीज से, बहुत डिफरेंसेस हैं। कनाल सिस्टम्स हैं, कनाल सिस्टम्स आपको जो दिखाई देंगे मेसोपोटामियन सिटीज में, वो कनाल सिस्टम उस लेवल पे आपको नहीं दिखाई देंगे हड़प्पन सिटीज में। इसका मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप सिंपली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ऑफशूट की तरह, एक बच्चे की तरह या एलिमेंट्स बोरोवर की तरह आप नहीं देख सकते। ऐसा लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने आप में इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई, उसके बाद एक्सचेंजेस डेफिनेटली हो सकता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ रहे हों। ये अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे कि चाहे सील्स हो, सिंबल्स हो, ज्वेलरी हो, उसमें एक्सचेंजेस के काफी एविडेंस हमको मिले हैं, चाहे मेसोपोटामिया हो या अफगानिस्तान हो उसके साथ। तो फिर कैसे डेवलप हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन? मुझे लगता है अभी तक जो एविडेंस मिला है उसके बेसिस पे सभी की एक राय है कि जो ओरिजिन है हड़प्पन सिविलाइजेशन के, ये बेसिकली स्टार्ट हुए जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटीज थी बलूचिस्तान में 7th मिलेनियम बीसी। पिछले लेक्चर नंबर 8 में हमने चालकोलिथिक कल्चर जब आपको पढ़ाए, तो बलूचिस्तान की जो सबसे मेहरगढ़ सबसे पुरानी साइट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा रिच पॉटरी हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो या हिस्टोरिकली सबसे एंशिएंट हो, उन साइट्स ने वो कंडीशंस क्रिएट करना शुरू कर दिया एक प्रॉपर सिविलाइजेशन को जन्म देने का। और ये जो सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटीज थी बलूचिस्तान में 7th मिलेनियम बीसीई की, इन्होंने बेसिकली स्टार्ट या जन्म दिया होगा प्री हड़प्पन कल्चर्स को। और प्री हड़प्पन कल्चर्स को अब हम कहते हैं अर्ली हड़प्पन फेज, जो कब से कब तक माना जाता है, अभी बताया था आपको, याद करिए, 3200 बीसी से 2600 बीसी। मतलब बलूचिस्तान की फार्मिंग कम्युनिटीज, उनका सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होने लगा, कॉम्प्लेक्स होने लगा, सेटलमेंट्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स होने लगे, सिटी लाइफ की तरफ बढ़ने लगे, और उन्होंने स्टार्ट करवाया हमारे हड़प्पन कल्चर्स की सिविलाइजेशन को। दोस्तों आप देख लें, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। अब जैसे जो पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिमिलैरिटीज ढूंढी प्री हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर, जिनका नाम था अमरनंदा घोष 1965, इन्होंने बेसिकली फोकस किया प्री हड़प्पन सोती कल्चर राजस्थान के, और उसके साथ इन्होंने सिमिलरिटीज देखना शुरू किया बेसिकली सोती की पोट्रीज के साथ, जोआब क्वेटा को या बलूची साइट्स को, या प्री हड़प्पन कालीबंगा, कोट डिजी, उसके साथ मोहनजोदारो, उसके साथ मैच्योर हड़प्पन लेवल्स कालीबंगा और कोट डिजी, और बहुत सारी सिमिलैरिटीज प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स में आपको दिखाई देने लगे। इसका मतलब ऐसा लगता है कि 7th मिलेनियम
जो सेटल फार्मिंग कम्युनिटीज थी बलूचिस्तान, इन्होंने बेसिकली पहले रास्ता दिखाया प्री हरप्पन या अर्ली हरप्पन कल्चर्स को, उनसे फिर डेवलप हुआ हमारा मैच्योर हरप्पन कल्चर्स को। और लेट हरप्पन कल्चर तो बहुत आसान है, जब कोई कल्चर डिके होने लगता है तो जो कुछ भी उसका बचा रह जाता है उसको लेट हरप्पन कल्चर कहा जा सकता है। पहला जो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया गया प्री हरप्पन साइट्स का, ग्रेटर इंडस वैली या नॉर्थ बलूचिस्तान का, वो किया गया एमआर मुगल द्वारा 1977। मुगल ने कंपेयर किया बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स को, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो स्टोन टूल्स हो, चाहे वो मेटल आर्टिफैक्ट्स हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इनको कंपेयर किया प्री हरप्पन एंड मैच्योर हरप्पन लेवल्स, और दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन रहेगा, कैसे ओवरलैपिंग रहेगी, कैसे एक फेज से दूसरे फेज की तरफ सिविलाइजेशन बढ़ी, इसके बारे में हमारी थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बड़ी मदद की। अब डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि जो प्री हरप्पन फेज है ये हमें दिखाते हैं लार्ज फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स और हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इन स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट। खासतौर से स्टोन वर्किंग में इनका बहुत स्पेशलाइजेशन डेवलप हो गया, मेटल क्राफ्टिंग, उसके बाद बीड मेकिंग, उसके बाद व्हील ट्रांसपोर्ट, पहिए वाली बेसिकली गाड़ियां, और ट्रेड नेटवर्क्स का डेवलप होना। साथ ही साथ जो प्री हरप्पन फेज है उसमें रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता था वो रफली सेम था मैच्योर हरप्पन फेज के साथ। प्री हरप्पन फेज में जो दो चीजें लैक करती हैं या जो चीजें नहीं थी मैच्योर हरप्पन के कंपैरिजन में, वो थी लार्ज सिटीज और इंक्रीज लेवल ऑफ क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। मतलब प्री हरप्पन एरा में हमें बड़े सिटीज नहीं दिखाई देते हैं और हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन क्राफ्ट्स में नहीं दिखाई देता है। मुगल ने कहा कि जो प्री हरप्पन फेज था असलियत में वो एक फॉर्मेटिव फेज था, मतलब हरप्पन कल्चर बनना शुरू हुआ था, और इस वजह से प्री हरप्पन की बजाय इसको अर्ली हरप्पन, क्योंकि अल्टीमेटली तो हरप्पन कल्चर की तरफ ही प्रोग्रेस करवा रहा है, तो प्री हरप्पन, हरप्पा से पहले नहीं, अर्ली हरप्पन, हरप्पन कल्चर के शुरुआती दौर इसको कहा जाए। अब अगर अर्ली हरप्पन लेवल्स देखें हम, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट साइट हमारे माइंड में आती है बालाकोट। बालाकोट बेसिकली, इसका अगर हम पीरियड 2 देखें, जब आप लेयर्स बेसिकली एक्सकेवेट करते हैं, तो पीरियड 2 में क्लियरली हमको एविडेंस मिला है अर्ली हरप्पन फेज होने का। जो यहां पे पॉटरी मिली है, हमको व्हील मेड मिली है, पेंटेड मिली है, और कुछ जो हमको वेयर मिले हैं वो पॉलीक्रोम नाल की तरह मिले हैं। कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स हमको यहां मिले हैं, टेरिकोटास हमको मिले हैं। इसके अलावा जो नाल और अमरी रिलेटेड साइट्स हैं, ये भी हमें अर्ली हरप्पन फेज के बारे में बताती हैं। नाल और अमरी साइट्स दोनों ही अर्ली हरप्पन फेज को डिनोमिनेट करती हैं और इंडस वैली और बलूचिस्तान के सदर्न बेसिकली पार्ट में एग्जिस्ट करती हैं। दोस्तों, अमरी जो साइट है ये सिंध में है, ओनली अबाउट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस। ये जो अमरी सेटलमेंट है ये रफली 3500 या 3500 बीसीई डेटेड है। जो पीरियड 1 है अमरी का, ये क्लियरली अर्ली हरप्पन इंडिकेशंस देता है। उसके बाद आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1A, 1B, 1C, 1D। और अमरी का जो पीरियड 2 है ये हमें ट्रांजिशनल फेज दिखाता है अर्ली हरप्पन से मैच्योर हरप्पन की तरह। जो पीरियड 1 है ये हमें ग्रेजुअल रिफाइनमेंट बताता है कि पॉटरी किस तरीके से रिफाइन होने लगी अर्ली हरप्पन से मैच्योर हरप्पन की तरह। मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज होने लगे, टूल्स कैसे चेंज होने लगे। उसके साथ आर्टिफैक्ट्स की अगर हम बात करें अमरी साइट पे, तो चर्ड ब्लेड्स, स्टोन बॉल्स, बोन टूल्स, उसके अलावा कॉपर एंड ब्रोंज के भी कुछ फ्रैगमेंट्स यहां पे देखने को मिले हैं। दोस्तों, व्हील मेड वेयर्स, उसके अलावा पेंटेड डिजाइन्स, जनरली ज्योमेट्रिक शेप हमको अमरी, जो कि सिंध में साइट है इंडस वैली के राइट बैंक की तरफ, यहां पे देखने को मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट, नाम भी आपने बहुत सुना होगा, कोट डिजी। कोट डिजी अमरी, क्योंकि अमरी सिंध में है, वहां से 160 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ 160 किलोमीटर कोट डिजी। ये
सबसे जो पुराना फ्लड चैनल है रिवर्स इंडस का, वहां पर लोकेटेड है। और ये जो साइट है कोट डिजी, ये हमें अर्ली और मैच्योर हड़प्पन लेवल दोनों के बारे में बेसिकली आर्टिफैक्ट्स प्रोवाइड करता है दोस्तों। यहां का जो अर्ली हड़प्पन फेज है, जो पीरियड 1 में हमें मिला है, वो रफली 3300 बीसी पुराना दिखाई देता है। इसके अलावा हमको फोर्टिफाइड हाउसेस मिले हैं, जिसमें मैसिव वॉल्स जो कि लाइमस्टोन और रबल और मड ब्रिक्स की बेसिकली बनी हुई हैं। जो कोट डिजी साइट है, यहां पे सिटाडेल कॉम्प्लेक्स मिला है और एक लोअर रेजिडेंशियल एरिया मिला है। मतलब अर्ली हड़प्पन से धीरे धीरे मैच्योर हड़प्पन की तरह सिटाडेल एरिया मतलब सेंट्रल पावर अथॉरिटी, और उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया, उसके आसपास रहने वाले लोग, राजा बीच में, प्रजा आसपास। ये देखने को हमको मिला है कोट डिजी में। अगर आप आर्टिफैक्ट्स की बात देख लें कोट डिजी में, तो वो हमें मिले हैं स्टोन शेल, बोन्स, टेराकोटा फिगरीन्स, जिसमें बुल फिगरीन भी हमको मिले हैं, बैंगल्स, बीड्स एंड फ्रैगमेंट ऑफ ब्रोंज बैंगल। उसके अलावा जो पीरियड 1 मिला है हमको कोट डिजी में, इसमें कई टाइप की पॉटरी मिली है। हमें मिली है व्हील मेड पॉटरी विच इज डेकोरेटेड विद ब्राउनिश बैंड्स ऑफ पेंट। कोट डिजी की यूनिक स्टाइल है कि व्हील मेड पॉटरी है जिसको ब्राउन बैंड्स के साथ डेकोरेट किया गया है। ये जो डिस्टिंक्ट पॉटरी है, ये शॉर्ट नेक्ड ऑविड पॉट, छोटी इसकी नेक है, जो पॉट्स हैं उसकी लंबी नेक नहीं है, शॉर्ट नेक्ड। इसके साथ ही हॉर्न्ड डाइटी के डिजाइन यहां पे मिले हैं, हॉर्न्ड डाइटीज। फिर पीपल लीव्स, उसके साथ फिश स्केल्स, मछली के जो स्केल्स होते हैं, पीपल के पेड़ से रिलेटेड हॉर्न डाइटीज, ऐसे भगवान जिनके सींग शायद उस वक्त इमेजिन किए गए होंगे। तो ये जो कोट डिजियन पॉटरी है, आर्टिफैक्ट्स है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिए। व्हील मेड पॉटरी, ब्राउनिश बैंड, हॉर्न्ड डाइटी, फिश स्केल्स, पीपल लीव्स एंड शॉर्ट नेक, छोटी नेक के पॉट्स। क्योंकि इस तरह की पॉटरी हमको और भी कई साइट्स पे देखने को मिलेगी। जैसे अगली जो हमारी साइट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां थी, हमने चारकोलिथिक में बहुत डिटेल में पढ़ा था। बलूचिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है चारकोलिथिक एज की। और जैसा हमने कहा, ऐसा लगता है हड़प्पन कल्चर भी बलूचिस्तान से बेसिकली डेवलप होना शुरू हुआ इंडस वैली तक, और वहां से फिर स्प्रेड आउट होना शुरू हुआ। मेहरगढ़ की जो साइट है, जो यूटेंसिल्स हैं, जो पॉटरी है, वो भी ऐसा लगता है जो कोट डिजी स्टाइल है। शॉर्ट नेक, व्हील मेड, ब्राउन बैंड्स, और उसके अलावा हॉर्न डाइटीज, पीपल लीव्स और फिश स्केल्स। इस टाइप के आर्टिफैक्ट्स हमको मेहरगढ़ में भी देखने को मिले हैं दोस्तों। उसके अलावा अगर आप नौशारो देखें, नौशारो पास में ही है मेहरगढ़ के, तो वहां पे आप क्लियरली एक ट्रांजिशन देखते हैं अर्ली हड़प्पन से मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ। अब थोड़ा और आगे चले तो जो गुमला साइट है गोमल वैली में, शुरुआत में अगर आप सेकंड लेक्चर में जाएंगे ज्योग्राफिकल सेटिंग्स में, तो गोमल बोलन पास के बारे में हमने आपको काफी डिटेल में बताया था। तो जो गुमला साइट है गोमल वैली में, इसमें अलग टाइप की पॉटरी मिली है। कुछ तो कोट डिजी स्टाइल, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने भी आपसे डिस्कस किए, और कुछ अपनी अलग टाइप की पॉटरी भी यहां देखने को मिली है। और ओवरलैप मिलता है हमें अर्ली हड़प्पन साइट से मैच्योर हड़प्पन कैरेक्टरिस्टिक्स का, टाइप का। इस तरीके से जो पीरियड 1 है रहमान धेरी का गोमल वैली में, ये अर्ली हड़प्पन साइट हमको दिखाता है, जो ऐसा लगता है रफली 3380 टू 3040 बीसी तक बेसिकली रहा होगा। साइज इसकी काफी बड़ी है। रहमान धेरी इन गोमल वैली लगभग 20 हेक्टेयर्स का। अगर आप रहमान धेरी गोमल वैली का एक एरियल फोटोग्राफ लें, तो उसमें ऐसा लगता है कि प्लैंड रेक्टेंगुलर सेटलमेंट्स, उसके बाद स्ट्रीट्स और हाउसेस की रेगुलर ग्रिड पैटर्न में बेसिकली हाउसेस वगैरह यहां सेटल थे, डेवलप थे। और जो पूरा सेटलमेंट था वो एक बहुत मैसिव, एक बड़ी वॉल के थ्रू फोर्टिफाइड भी देखने को मिला है, जो ऐसा लगता है कि अर्ली हड़प्पा के बजाय मैच्योर हड़प्पन कल्चर को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों। लेकिन जो वॉल बनाई गई है, ये बर्न ब्रिक्स की नहीं है, ये मड ब्रिक्स की है। इसका मतलब
अर्ली हड़प्पन फेज को ये सिग्निफाई करता है। जो पॉटरी मिली है हमें गोमल वैली में, इसके काफी फीचर्स तो कोडिजियन टाइप है, कोडिजी की जिस टाइप की है, शॉर्ट नेक, पीपल लीव्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, व्हील मेड, ब्राउन बेंच। उसके अलावा बीट्स भी यहां मिले हैं। सो पे अटेंशन, ये एक नई चीज है। यहां हमको बीट्स मिले हैं लेपिस लजूली के बने। उसके अलावा टर्कोइस और लेपिस लजूली, क्योंकि इंडिया में बेसिकली या टर्कोइस इंडिया में उस वक्त नहीं मिलता था, ऐसा लगता है कि ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ट्रेड एक्सचेंजेस रहे होंगे उनके थ्रू इन साइट्स पे ये चीजें, ये मटेरियल लेपिस लजूली और टर्कोइस आया होगा। इसका मतलब उस वक्त अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया के साथ लगातार एक्सचेंजेस बने रहे होंगे। अगर आप प्लांट रिमेन्स की बात कर लें तो यहां हमको व्हीट और बार्ले मिले हैं। उसके अलावा अगर हम बोन्स की बात कर लें तो कैटल बोन्स, शीप बोन्स, गोट बोन्स, मतलब ये एनिमल्स उस वक्त ऐसा लगता है वहां डोमेस्टिकेट किए जाते रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा रहमान ढेरी है गोमल वैली, अर्ली हड़प्पन से मैच्योर हड़प्पन दोनों टाइप के इंडिकेशंस, लेपिस लजूली एंड टर्कोइस मतलब कि सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान के साथ ट्रेड एक्सचेंजेस, और एनिमल्स में कैटल, शीप, गोट, ये सभी देखने को मिले हैं। दो अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट लिवान पे है, ये ऐसा लगता है 3rd मिलेनियम बीसी। लिवान जो साइट है, लिवान साइट ऐसा लगता है एक फैक्ट्री साइट है। फैक्ट्री साइट का मतलब है कि ऐसा लगता है यहां पे बहुत सारे टाइप के स्टोन टूल्स, पत्थर के टूल्स बनाए जाते होंगे। और लिवान साइट्स पे स्टोन टूल्स इंडस्ट्री के अलावा बीड्स और बीड बेकिंग मटेरियल भी यहां पर इंडस्ट्रियल लेवल पे मैन्युफैक्चर किया जाता होगा। इस तरीके से आप देखें तराई का किला, तराई का किला में आप देखेंगे व्हीट, आप देखेंगे बार्ले, आप देखेंगे लेंटल्स, आप देखेंगे फील्ड पी, उसके अलावा आप देखेंगे स्टोन ब्लेड्स और आप देखेंगे सिकल्स, हसिया। उसके बाद आप कैटल की बोन्स, वाटर बफेलो की बोन्स, शीप की बोन्स, गोट की बोन्स, ये सारी चीजें आप लिवान साइट पे भी देखेंगे। लिवान साइट, फैक्ट्री साइट, अलग अलग टाइप के स्टोन टूल्स, उसके अलावा बीड्स, बीड मेकिंग मटेरियल, फिर तरकाई किला में व्हीट, बार्ले, लेंटिल्स, फील्ड पी, उसके साथ अलग अलग टाइप की बोन्स, कैटल, वाटर बफेलो, शीप, गोट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट साइट पर, सरायखोला। सरायखोला जो पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट साइट है और ये प्राइमरीली हमें अर्ली हड़प्पन कल्चर का इंडिकेशन देती है। यहां पे हमें ट्रांजिशन दिखाई देता है क्लियरली, पिट ड्वेलिंग, जो पहले बेसिकली गड्ढे में लोग रहते थे, पिट्स में रहते थे, वहां से अब ये हाउसेस की तरफ, मड ब्रिक हाउसेस, अपने घर बनाना शुरू कर दिया कच्ची ईंटों से। और जिस टाइप की पॉटरी यहां देखी गई है, कोडिजियन, शॉर्ट नेक, पीपल लीव्स, ब्राउन बेंच, व्हील मेड, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको यहां मिले हैं। स्टोन आर्टिफैक्ट्स में हमको माइक्रोलिथ्स मिले हैं, सेल्स मिली हैं, चीजेस मिले हैं। अगर आप बाकी ऑब्जेक्ट्स देख ले तो टेराकोटा फिगरीन्स, शेल बैंगल्स, बीड्स, स्टाइट पेस्ट, लैपिस लजूली, कॉपर आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी हमको सरायखोला में मिले हैं। कुछ रीसेंट जो एक्सकवेशंस हुए हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, ये हमको बेसिकली बताते हैं, अगर आप पीरियड 1 इसका देख लें तो शुरुआती जो ऑक्यूपेशन रहे होंगे, जो कि रवि, जो कि ट्रिब्यूटरी है, और हाकरा, यहां पे जो सेटलमेंट्स हुए होंगे उनके बारे में खासतौर से मैसिव मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स ऑफ फोर्टिफिकेशंस, कि मड ब्रिक के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो बनाए जाते थे और फोर्टिफिकेशंस, किलेबंदी जो किए जाते थे, इसके बारे में बताते हैं। अब इससे आप हिस्टोरिकली आप क्या समझेंगे, मतलब कि यहां पे जो लोग रहे होंगे, ये अच्छी प्लानिंग करना इन्होंने शुरू कर दिया कि अगर हम अच्छा घर बनाएंगे, ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मैसिव फोर्टिफिकेशन करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। सो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, स्ट्रीट्स, हाउसेस का डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स, ये सब का एविडेंस हमको मिलना शुरू हो गया लेटेस्ट एक्सकवेशंस के थ्रू। इसके अलावा मड ब्रिक वॉल्स, हर्ट्स, कुछ किलिन भी हमको मिली हैं, और जो क्राफ्ट पीपल थे, जो अलग अलग चीजें बनाते थे, ऐसा लगता है वो कई टाइप का बेसिकली रॉ मटेरियल यूज करते होंगे। जो पॉटरी मिली है वो कोडिजी टाइप की मिली है, और अभी जो लेटेस्ट हमको एविडेंस मिले हैं पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान से, वहां पर हमको
राइटिंग के एविडेंस मिलना अब शुरू हो जाते हैं दोस्तों। फिर वो राइटिंग के एविडेंस चाहे पॉटरी पे हो, चाहे सील्स पे हो, इंस्क्राइब्ड सील्स के ऊपर कुछ इंस्क्राइब्ड स्टैंडर्डाइज वेट्स, मतलब 1 किलो 2 किलो 4 किलो स्टैंडर्ड उनका बन गया। उसके अलावा कई टाइप की फिगरीन्स, कई टाइप की टॉयज, कई टाइप के बैंगल्स, और धीरे धीरे अर्ली हड़प्पा से वो मैच्योर हड़प्पा की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जो चोलिस्तान ट्रैक्ट है हाकरा प्लेन का, ये हमको ऐसा लगता है कि हाकरा वेयर फेज को बताते हैं। यहां भी जो पॉटरी मिली है वो हमें कोडिजियन टाइप की मिली है, मतलब अर्ली हड़प्पन जिसको हम कह सकते हैं। तो जो कोडिजियन साइट्स का ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो हाकरा रिवर का जो चोलिस्तान रीजन है वहां पर दिखाई देता है। इसका मतलब ओवरऑल क्या रहा? इसका मतलब ये रहा कि आप क्लियरली देखते हैं जो पहले नोमैडिक लाइफ होती थी, मतलब आप कहीं भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई सेटल्ड लाइफ नहीं है। अब धीरे धीरे आप परमानेंटली सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव करना शुरू कर चुके हैं। और किलिंस, हमको भट्टियां मिली है वहां पर। इसका मतलब अब आप स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट, स्पेशलाइज्ड आइटम्स बनाने की तरफ मूव कर चुके हैं। इस तरीके से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो साइट है कालीबंगा, जो कि घग्गर रिवर के बैंक पर है, अर्ली हड़प्पन है, और इसकी डेट रफली 2920 टू 2550 बीसी बेसिकली देखी गई है। और कालीबंगा में भी हमने देखा है कि जो हाउसेस बने हैं वो मड और मड ब्रिक के बने हैं। एक कोर्टयार्ड कालीबंगा में हमको देखने को मिला है, और ये जो हाउसेस बने इस कोर्टयार्ड के इर्द गिर्द बने हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही जो ब्रिक्स या ईंटें यूज होती थी ये भी स्टैंडर्डाइज साइज की 3:2:1। उसके अलावा लाइम प्लास्टर स्टोरेज पिट मिले हैं, सैडल्स मिले हैं। ये सब चीजें घरों में बनी हुई दिखाई दी हैं। इसके अलावा कालीबंगा में हमको ब्लेड्स मिले हैं, टेराकोटा मिले हैं, शेल बैंगल्स मिले हैं, बीड्स मिले हैं। उसके अलावा गोल्ड, सिल्वर और सारे कॉपर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमको कालीबंगा में दिखाई देते हैं दोस्तों। बहुत सारी साइट्स जो इंडो गैंगेटिक डिवाइड है यहां पर भी मिली हैं, जैसे कुनाल, बनवाली, राखीगढ़ी जो हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है। ये सारी साइट्स हमें अर्ली हड़प्पन फेज के बारे में बताती हैं, और अर्ली हड़प्पन के साथ साथ किस तरीके से ये मैच्योर हड़प्पन की तरफ ग्रेजुएट करती हैं उसके बारे में भी हमें लगातार एविडेंस यहां से मिलता है दोस्तों। अब बात कर ले राखीगढ़ी साइट। राखीगढ़ी साइट में ऐसा लगता है हमें कि राखीगढ़ी साइट हमें इंडिकेशन देती है प्लान्ड सेटलमेंट्स के। वो हो सकता है मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स हो जो हड़प्पन पीरियड में हमको शुरुआत में मिले। उसके बाद कई टाइप की पॉटरियां मिलती हैं, और राखीगढ़ी साइट पे हमें सील्स, पॉटरी जिसमें ग्राफिटी बेसिकली बनी हुई है, टेराकोटा, व्हील्स, कार्ड्स, रेटल्स, बुल फिगरीन्स, ये सारी चीजें, वेट्स, बोन पॉइंट एटसेट्रा एटसेट्रा हमको राखीगढ़ी साइट पर मिलते हैं। बहुत सारे एनिमल बोन्स मिलते हैं हमें एक्सकेवेशन के टाइम पे, जो हमें बताते हैं कि उस वक्त एनिमल हस्बेंड्री या जानवरों का पाला जाना कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज राखीगढ़ी साइट पे हमको मिला है पिट्ठू का खेल। आपने बचपन में खेला होगा कि बहुत सारे स्टोन्स को आप एक के ऊपर एक रखते थे, फिर बॉल से मार के उसको गिराते थे। तो ये हमको राखीगढ़ी साइट पर देखने को मिला है। तो ऐसा मानना है कि जो पिट्ठू का जो खेल है, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जो आज भी खेला जाता है, ये ऐसा लगता है कि हड़प्पन टाइम से अभी भी चला आ रहा है दोस्तों। अब एक और इंपॉर्टेंट साइट, क्योंकि अब हम साइट्स की क्लोज आउट की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे हैं हड़प्पन साइट्स के। धोलावीरा हमें मिला है रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में, और यह भी हमें अर्ली हड़प्पन लेवल्स के बारे में बताता है। धोलावीरा में जो सेटलमेंट्स मिले हैं फोर्टिफाइड, मतलब क्लेबंदी टाइप मिले हैं। इसके अलावा जो वॉल्स, दीवारें बनाई गई हैं, ये स्टोन, रबल, उसके अलावा मड और मोटार की बनाई हैं। जो बिल्डिंग्स बनी है धोलावीरा में, ये स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स की बनी है 1:2:4 के रेशियो में। और जो पॉटरी मिली है धोलावीरा में, ये परफोरेटेड जार्स, डिश ऑन स्टैंड, उसके अलावा कॉपर आर्टिफैक्ट, स्टोन ब्लेड, शेल ऑब्जेक्ट्स, टेराकोटा केक, स्टोन बीड्स, ये सारी चीजें भी धोलावीरा में देखने को मिली हैं। अब थोड़ी सी बात हो जाए कि कई सारी हमने साइट्स देखी, चाहे वो धोलावीरा हो, चाहे वो कोटडिजी हो, चाहे वो मेहरगढ़ हो, उसके बाद गोमल वैली में हो। इन साइट्स
चाहे वो कालीबंगा में हो। इन साइट्स में हमको अर्ली हड़प्पा के कुछ इंडिकेशंस है, कुछ हमें मैच्योर हड़प्पा के इंडिकेशंस है। ये रिलेशनशिप बेसिकली क्या है अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन फेजेस का। अब ये तो बहुत क्लियर है कि ये एकदम साइलोड सेटलमेंट्स नहीं है कि यहां से शुरू हुआ अर्ली हड़प्पा, एकदम एग्जैक्टली इस जगह खत्म हो गया, फिर वहां से शुरू हुआ मैच्योर हड़प्पन। एक कंटिन्यूटी, कल्चरल कंटिन्यूटी, टेक्नोलॉजिकल कंटिन्यूटी, सोशल कंटिन्यूटी, इकोनॉमिक कंटिन्यूटी अर्ली हड़प्पन से मैच्योर हड़प्पन फेज की तरफ हमें लगातार दिखाई देती रही है। इस कंटिन्यूटी के अलावा एक चीज हमेशा बार बार डिस्कशन में दिखाई देती है कि ये जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, इसने खुद ने तो ग्रोथ की ही की, इसके अलावा कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी सिविलाइजेशन का भी इंफ्लुएंस इस पे रहा हो। फिर चाहे वो पॉटरी पे इंफ्लुएंस हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे इंफ्लुएंस हो, सील्स पे इंफ्लुएंस हो, और खास तौर से मेसोपोटामिया और ईस्टर्न ईरान के साथ जो इंफ्लुएंस यहां पर रहा हो। मेसोपोटामियन, ईस्टर्न ईरान, सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान। तो ये बहुत क्लियर है काफी डिस्कशन के बाद कि ऐसा कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं मिला है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किसी भी तरह डिपेंडेंट थी, चाहे अफगानिस्तान हो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, सेंट्रल एशिया हो, ईस्टर्न ईरान हो, इसके ऊपर एक्सचेंजेस लगातार बने रहे, लेकिन उन एक्सचेंजेस का यह मतलब नहीं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन उनके ऊपर किसी तरह पूरी तरह डिपेंडेंट थी दोस्तों। इसी तरीके से कई सारे जो मैच्योर हड़प्पन फीचर्स हैं, ये धीरे धीरे अर्ली हड़प्पन फीचर्स थे, उनको ओवरटेक करने के बाद बने या उनसे इवॉल्व हुए। और किस तरीके से कल्चरल फीचर्स, सिविलाइजेशन फीचर्स इवॉल्व होके, डेवलप होके नए बेसिकली सिविलाइजेशन फीचर्स को जन्म देते हैं, इसको कहा गया है कल्चरल कन्वर्जेंस। और एक कल्चरल कन्वर्जेंस हो सकता है सोशल प्रैक्टिसेस में, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स में, ट्रेड में, कॉमर्स में, सेटलमेंट्स में, लेबरर्स में, सील्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ज्वेलरी में। तो ये कल्चरल कन्वर्जेंस ही रहा जिसने डिफरेंट साइट्स, और बहुत सारी न्यूमरस साइट्स, अगर आप और भी ज्यादा साइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बुक से पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है लेक्चर के थ्रू हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, क्या उनका फीचर रहा, क्या उनका सिग्निफिकेंस रहा, कैसे उन्होंने अर्ली हड़प्पा से मैच्योर हड़प्पा की तरफ हमारी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया, इसके बारे में बताने की कोशिश की है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर नंबर 9 जिसमें हमने कवर करने की कोशिश की है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे स्टार्ट हुई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सकवेशंस हुए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स रहे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, कैसे इसको शुरुआत से कंपेयर किया जाता रहा जो कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन थी, खासतौर से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। उसके अलावा किस तरीके से लोगों के व्यूज रहे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसके अलावा इसके नाम किस तरीके से चेंज हुए, कौन सा नाम सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, सरस्वती हाकरा सिविलाइजेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और लेक्चर नंबर 10 जो हमारा अगला लेक्चर होगा, उसमें बेसिकली हम आपसे डिटेल में बात करेंगे और क्लोज आउट करेंगे हमारे इस डिस्कशन ऑन हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन को। लेक्चर नंबर 10 में हम आपको बताएंगे जनरल फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि किस तरह के उनके सिटीज रहे, कैसा उनका ट्रेड रहा, कौन कौन सी उनकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स रही, कैसी उनकी सील्स रही, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरीज, उसके अलावा उनका लोथल का डॉकयार्ड, अलग अलग सिटीज की बेसिकली प्रोफाइल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या रही होंगी, फ्यूनररी प्रैक्टिस क्या रही होंगी, और हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या रहा होगा दोस्तों। सो स्टे ट्यून्ड for our next set of videos. Until then, Jai Hind, Jai Bharat.